ठीक है। और कुछ पूछना है नेशनल इनकम में, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में, किसी में कुछ पूछना है? अरे हेलो। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है किसी चीज में? एक सेकेंड। हेलो। यस सर। कहाँ सोने चली गई थी क्या? नहीं, मैं खोल रही थी, मैंने बोलना है कि नहीं। हाँ, तो कुछ मिला क्या पूछने लायक? तो वही नहीं मिल रहा। चलो फिर कुछ नहीं पूछने को। अरे हेलो। हाँ सर। कुछ है पूछने को कि नहीं, कि मैं बढ़ूं आगे? तो मिल नहीं रहा। नहीं है। नहीं है। चलो मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करता हूँ, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब बेसिकली हम लोग एम्प्लॉयमेंट के विषय में देख रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के विषय में देख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है ये बताओ मेरे को। व्हाट इज सर अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी। आए गजब, हिंदी में बता दिए, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब एग्जाम में किसी चीज का मीनिंग पूछा जाए तो उसी को हिंदी में लिखाओ, उसका सिनोनिम हिंदी में लिखाओ। ये बढ़िया है ना? क्या मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का? देश में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम नहीं है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। देश सर ये में वही चैप्टर है। क्या कह रही हो? ये वही चैप्टर का जरूरत है। हाँ हाँ, वही चैप्टर चल रहा है अभी, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देश में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम नहीं है करने को, तो इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो तरीके का होता है मैम। ठीक है। पहला है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और सेकंड है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? लोगों ने खुद ही वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, लोग खुद ही वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए सूटेबल काम मौजूद है मार्केट में, लेकिन वो क्या है, उनको वो करना नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम घर पे आराम से बैठेंगे, तो इसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ठीक है। आपके लिए सूटेबल काम मौजूद है, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज के हिसाब से मार्केट में, लेकिन आप तब भी घर पे बैठे हुए और आराम कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे जाके। कोई भी कारण हो सकता है आपको सूटेबल ना लग रहा हो, जो सैलरी वगैरह दी जा रही है, हो सकता है वो आपके घर से, वो काम आपके घर से थोड़ा दूर हो, इसलिए आप नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके लिए काम मौजूद है।
तब भी आप क्या है, आप काम नहीं कर रहे हो जाके, तो ये क्या है, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपने स्व इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट ले रखा है। ठीक है, तो जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको वर्कफोर्स में नहीं, लेबर वर्कफोर्स में नहीं शामिल किया जाता है देश की। ठीक है, ये जो वॉलंटरीली जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, इनको लेबर वर्कफोर्स में शामिल नहीं किया जाता है देश की। और जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये बेसिकली ज़्यादा ड्रेडफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए काम ही नहीं मौजूद है मार्केट में। उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, उनकी डिग्री, उनके नॉलेज वगैरह के हिसाब से काम नहीं मौजूद है उनके पास मार्केट में। तो ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके लिए सुटेबल काम ही नहीं मौजूद है मार्केट में। ठीक है, ठीक है, ये लोग थोड़े कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हैं। ठीक है, जॉब अगर अपने घर से थोड़ी दूर मिल रही है तो भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके लिए काम ही नहीं मौजूद है मार्केट में। तो ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, इनको देश की लेबर फोर्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोग हैं इनको देश की लेबर फोर्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है। सर लिखवा दीजिए। अरे क्लियर है कि नहीं जो मतलब बताया है? हैं? यस सर। हाँ, तो मतलब लिख लो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which people are not willing to work although suitable work is available for them, full stop. It refers to a situation in which people are not willing to work although suitable work is available for them, full stop. These people are not included in the labor workforce of the country, अरे सर धीरे बोलिए ना, full तेज तेज stop. बोल रहे हैं। अरे अब आप अभी सो के उठी हो, आपके हाथ नहीं चल रहे तो हम क्या करें, हम तो बोल मैं दिए। बोलूँ लिख पाएंगे एक सेकंड में? हाँ, इतना तेज मैं बोलूँ आप भी नहीं लिख पाएंगे। मैं लिख लूंगा मैम, मैं राइटिंग बनाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ आपकी तरह। आप कर्सिव राइटिंग बनाने की कोशिश कर रही होंगी इस तरीके से, कैसे, वर्क फोर्स, अगर वर्क फोर्स लिखना होगा तो बढ़िया सा ऐसा एफ बना रही होंगी, ओ आर सी ई, राइटिंग बना बना के लिख रही होंगी। कहाँ तक लिखा है? People are not willing to work Although suitable work is available for them, full stop. Although suitable work is available for them, full stop. These people are not included in the labor workforce of the country, full stop. अब आओ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पे। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which people are willing to work at prevailing wage rate but do not find any work, full stop. It refers to a situation in which people are willing to work
at prevailing wage rate. सब प्रिवेलिंग के बाद क्या है? Wage rate, wage rate, but do not find any work. Full stop. These people are included in the labor workforce of the country. Full stop. These people are included in the labor workforce of the country. Full stop. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या जीरो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा? क्या लगता है? हाँ, बोलो। हम्म, अरे बोलो। अरे बोलो, सो गई का? नो सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, एक सवाल पूछा है, उसका उत्तर दो। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ मुझे है? कैसे पता होगा? अरे तुक्का मारो, मारो, थोड़ा दिमाग लगा लो तो आंसर आ भी जाएगा। लेकिन एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस, आप जब सो के उठती हैं तुरंत और क्लास में आ जाती हैं तो आपका दिमाग ही नहीं चलता, तो ऐसे में आप ऐसा आंसर कहाँ दे पाएंगी? देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो किसी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये तो स्वेच्छा से अनएम्प्लॉयड है ना, इनके लिए तो काम मौजूद है मार्केट में, तब भी जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता इसमें। तो इसलिए जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता, और अगर जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता तो जीरो वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग तो शामिल ही नहीं किए जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है? जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देश में एक भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का केस नहीं है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है मैम, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है। ठीक है, कि कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। जब देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है तो केवल इन्हीं लोगों को चेक किया जाता है कि कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, क्योंकि जो स्व इच्छा से अनएम्प्लॉयड है उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड लोगों का आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होने का अर्थ क्या है? कि देश में एक भी ऐसा शख्स ना हो जो काम करना चाहता है किसी भी वेज रेट पे और उसके पास काम नहीं मौजूद है। देश में फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होगा? कि देश में एक कोई भी ऐसा शख्स ना हो जिसके पास, जो कि काम करना चाहता है किसी भी वेज रेट पे, पर उसके पास काम मौजूद नहीं है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। क्लियर है? क्लियर है मैम? यस सर। चलो, अब बात करी जाए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला क्या है?
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहला क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें फर्क क्या है, देखो कर्व से समझेंगे इसको। एक्स ओ और ये वाई, इनकम या आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा एग्रीगेट डिमांड और ये रहा एग्रीगेट सप्लाई। और ये रहा इक्विलिब्रियम आपका, ठीक है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ये एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कब आएगा। तो एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम मैन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पड़ रहा है, जरा देखो इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पड़ रहा है ना। अगर आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये होगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर आपका यही इक्विलिब्रियम अगर आपका यही इक्विलिब्रियम आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पड़ रहा होता, ठीक है, ये रहा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यही इक्विलिब्रियम अगर आपका एग्जैक्टली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पड़ रहा होता, ठीक है, यही इक्विलिब्रियम अगर आपका एग्जैक्टली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पड़ रहा होता तो इसको हम कहते फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहां पर भी आपका एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। क्लियर है ये चीज कि नहीं मैम? सर अंडर एम्प्लॉयमेंट बता दीजिए एक बार। अगर आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है नहीं, इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर आपका इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस सर। जी मैम, ये रहे आपके दो तरीके के इक्विलिब्रियम। इन दोनों कर्व्स को कॉपी कर लो, मैं आ रहा हूँ बस एक सेकंड।
हेलो हेलो, Yes, sir. सो गई? नहीं जग रही हो? हाँ मैम, मुझे लगा Yes, sir. मुझे लगा इतना टाइम तो हो गया कि आप एक नींद मारने लग जाओगी। हम्म, क्या किया जाए मैम, घर में और भी काम करने पड़ते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। चलो, अब अपने दो कॉन्सेप्ट बचे हैं मैम इस चैप्टर में। एक है एक्सेस डिमांड, दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड क्या होता है? ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है अब। ठीक, तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? कर बनाते हैं पहले। एक्स, ओ एंड वाई। ठीक है, ये रहा इनकम या आउटपुट, और इस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये बना दिया मैंने एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ठीक है, और ये रहा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ठीक है, ये रहा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम? Yes, sir. हम्म, ये हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक, अच्छा, आपने इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में सुना है कि नहीं कभी अपने जीवन काल में? इन शब्दों से आप भिड़ी हैं कि नहीं? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। Yes, sir. हम्म, तो अब जब सुना है तो इसकी कथा सुनाओ। क्या होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व? Sir, rightward shift होता है और एक leftward shift होता है. कहाँ बोल रही हो? Sir, shift में एक rightward shift होता है, एक leftward. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इंक्रीज की डिक्रीज? Increase in demand due to decrease in price. और जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है वो? Decrease in demand is जी, सही कहा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड था, डिमांड का शिफ्ट करता था, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है। और यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा, अगर घट रही होगी तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो रही है तो मेरा नया कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा आपका।
ये रहा एडी डैश। एडी डैश क्या है? मेरा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये क्या हो रहा है? ये पहले के मुकाबले थोड़ा नीचे बन रहा है, यानी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, पिछला जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है उससे थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है मेरी। ठीक है, अब मेरा नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है? वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब मेरा नया जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे बन रहा है। अब मैम ये जो गैप है ना एडी और एडी डैश के बीच, ठीक है, ये जो गैप है एडी और एडी डैश के बीच, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसी की वजह से इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है एडी और एडी डैश के बीच, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्लियर है मैम? कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कर लें। ये क्या है आपका? ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और जो आपका ये नया इक्विलिब्रियम है ये कहाँ पे लैंड कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लैंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये जो नया इक्विलिब्रियम है किस पे लैंड कर रहा है? ये आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लैंड कर रहा है। तो एक्सेस डिमांड क्या चीज़ है? एक्सेस डिमांड आपका ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होता है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, तो उसी को तो कहेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से किस में ज़्यादा हो? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक, क्लियर है? क्या है एक्सेस डिमांड? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये दो एडी और एडी डैश के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्लियर है मैम? Yes. क्लियर है? तो सर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकती हो कि एग्रीगेट डिमांड की एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आपकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ये जो नई डिमांड है ये क्या बता रही है? एडी डैश क्या बता रहा है? कि आपकी डिमांड कम हो रही है, और डिमांड कम होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो ये नोट कर लिया कर्व? कर्व नोट कर लिया? No, sir. काहे? किस? क्या मतलब पोस्टर छपाऊं कि नोट करना है तब नोट करोगे? काहे नहीं नोट कर रही हो? तो वही कर रहे हैं। अच्छा, जितना गैप है ना एडी और एडी डैश के बीच, उतने ही अंतर से आपकी महंगाई बढ़ेगी मार्केट में। हो जाए तो बताना, मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूं। हो गया। हो गया? हो गया ना? Yes, sir. पहला पॉइंट लिखो फिर।
when aggregate demand is greater than aggregate supply at full employment level, then it is a situation of excess demand, full stop. When aggregate demand is greater than aggregate supply at full employment level, then it is a situation of excess demand, full stop. Next point, the amount by which AD exceeds AD dash is known as inflationary gap, full stop. The amount by which AD exceeds AD dash is known as inflationary gap, full stop. Next point, when AD increases beyond its full employment level, then the mounting की स्पेलिंग ये रही, आपको शायद ना पता हो इसलिए मैंने लिख दी, of demand on current output will lead to rise in prices and leads to inflationary situation in the economy, full stop. When AD increases beyond its full employment level, then the mounting pressure of demand on current output will lead to rise in prices and lead to inflationary situation in the economy, full stop. लिख लिया ये? Yes, sir. इसलिए क्या कह रहा है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे भी आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व लगातार बढ़ता चला जाए आगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका डिमांड का जो प्रेशर है करंट आउटपुट के ऊपर वो इतना ज़्यादा पड़ने लग जाएगा, और ये जो गैप है एडी और एडी डैश के बीच इतना वाइड होने लग जाएगा कि इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आकर कर जाएगी और प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ती चली जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड का ऐसा प्रेशर एक्सर्ट होगा आपके आउटपुट के ऊपर कि उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एडी डैश के बीच ये गैप वाइडन होता चला जाएगा, तो आपका जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में अकर कर जाएगी और उसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, ठीक है मैम? हाँ हाँ सर, चलो,
चलो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसी में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, रीजन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। रीजन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, क्या कारण है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, या फिर इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हो ऑब्लिक लगा के, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक्सेस डिमांड के कारण क्या है। ठीक है, और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसके कुछ कारण है। पहला पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फुल स्टॉप। इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती चली जा रही है, एक्सेस डिमांड क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन ये है कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लोगों का कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा है, इस वजह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से भी क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एक्सेस डिमांड भी इकोनॉमी में बढ़ेगी। थर्ड रीजन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सर थर्ड वाला। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फुल स्टॉप। सरकार जो खर्चे करती है लोगों के ऊपर, उसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार जो देश की आम जनता के लिए खर्चे कर रही है, उसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार ये खर्चे बढ़ा रही है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, लोग और ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अकर करेगी फिर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, फुल स्टॉप। अगर आपके नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं इकोनॉमी में, अगर आपकी इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी देश में डिमांड क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। देश की डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अकर करेगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फुल स्टॉप। और सिक्स्थ पॉइंट, डिक्रीज इन टैक्सेस, फुल स्टॉप। सिक्स्थ पॉइंट, डिक्रीज इन टैक्सेस, फुल स्टॉप। तो ये लास्ट दो कारण है जिनकी वजह से क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती चली जाती है और इन टर्न आपका एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अकर करती है इकोनॉमी में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। इसमें भी टोटल 3-4 पॉइंट्स हैं कि एक्सेस डिमांड की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। एक्सेस डिमांड जब अकर करता है तो उस पर इकोनॉमी पे फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट, इट कॉजेस कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, फुल स्टॉप।
फर्स्ट पॉइंट, इट कॉजेस कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, फुल स्टॉप। एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अकर करता है, इन्फ्लेशन अकर करता है तो कंटिन्यूअस राइज होते हैं प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूसर्स गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूसर्स गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी इकोनॉमी में तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, प्राइसेस बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करेंगे मार्केट में तो उससे वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे वो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर गोज डाउन, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर गोज डाउन, फुल स्टॉप। जब लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में तो इस वजह से क्या होगा, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है। जब लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं मार्केट में तो कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, मार्केट में। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। क्लियर है? यस सर। हाँ। फोर्थ पॉइंट लिखो, वेज प्राइस स्पाइरल, फुल स्टॉप। वेज प्राइस स्पाइरल, फुल स्टॉप। वेज प्राइस स्पाइरल यानी जो वेजेस दी जाती है लेबर्स को, ठीक है, लेबर्स को जो वेजेस दी जाती हैं वो अचानक से बढ़ने लग गई हैं मार्केट में। ठीक है, लेबर्स ने भी अपनी डिमांड बढ़ा दी है मार्केट में। ठीक है, ऑब्वियसली अगर गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज के दाम लगातार इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं तो लेबर्स भी कहेंगे कि हमारी भी क्या है, जो हमारी भी जो वेजेस है वो बढ़ाओ। तो अचानक से उनके वेज प्राइस में भी क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी उसको बढ़ाने का। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम? क्लियर है? अरे क्लियर है? तो बोला तो कहाँ बोला? आपने नहीं सुना। हमने नहीं सुना? रिकॉर्डिंग सुनना खुद ही, कुछ नहीं आया था। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलो फिर अब ये अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है जो कि क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सेस डिमांड का उल्टा होगा ये। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड ये क्या होगा, एक्सेस डिमांड का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम लेवल है, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को करेक्ट कर रहा था, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को करेक्ट कर रहा था तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। फिर अचानक से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग गई। ठीक है,
ठीक है। फिर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हुआ है, बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया, एडी डैश। ये नया लेवल पे कहाँ पे आया है, एडी डैश पे आया है। ठीक है, और एडी डैश, ये जो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है, यहाँ ई डैश पे। ये जो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बना एडी डैश, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है, ई डैश पे, यहाँ पे। और ये एग्जैक्टली फॉल कर रहा है कहाँ, आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ठीक है, ये जो नया इक्विलिब्रियम है, ये एग्जैक्टली आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये जो डिफरेंस है एडी और एडी डैश में, एडी और एडी डैश में ये जो डिफरेंस है आपका यहाँ पे, इसको हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, वहां पे क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप, और यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। यानी इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन नहीं बल्कि क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा इकोनॉमी में। डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम होने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम होने लग जाते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे एडी और एडी डैश के बीच जो डिफरेंस है, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ठीक है, और डिफ्लेशन इतने ही अमाउंट से आकर करेगा जितना यहाँ पे गैप है एडी और एडी डैश में। क्लियर है मैम? Yes, sir. चलो नोट कर लिया इसको। Yes, sir. हम्म, तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो उसको क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो उसको क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। Yes, sir. हम्म, ठीक है, तो इसमें डेफिशिएंट डिमांड आपका कर रहा है, और इसके बारे में लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, व्हेन एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate supply at full employment level, then demand is called deficient demand. Full stop. When aggregate demand is less than aggregate supply at full employment level, then demand is called deficient demand. Full stop. Second point, the amount by which AD dash exceeds AD is known as deflationary gap. Full stop. The amount by which AD dash exceeds AD is known as deflationary gap. Full stop. Third point, when AD falls below its full employment level,
then it will lead to unwanted stockpiling up with producers. Full stop. Stockpiling up, stockpiling की स्पेलिंग मुझे लगा शायद आपको ना पता हो, इसलिए मैंने लिख दी है. When AD falls below its full employment level, then it will lead to unwanted stockpiling up with producers. Full stop. As a result, producers will cut down the production and economy is caught in a low level equilibrium. Full stop. As a result, producers will cut down the production and economy is caught in a low level equilibrium. So economy is Economy is caught in a low level equilibrium. Full stop. Economy is caught in a low level equilibrium. Full stop. ये क्या है, ये रहा है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे फॉल करने लग जाता है. ठीक है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे फॉल करने लग जाता है तो इस सिचुएशन पे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स के पास जो उनका स्टॉक है, ठीक है, वो उनके वेयर हाउस में ही पड़ा रह जाएगा. ठीक है, उनकी आवश्यकता से अधिक स्टॉक उनके वेयर हाउस में पड़ा रह जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास, सप्लायर्स के पास. ठीक है, कब? जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे गिरने लग जाता है तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स के पास जो उनका स्टॉक है वो उनकी आवश्यकता से अधिक वेयर हाउस में पड़ा होगा. ठीक है, इसी को कहते हैं स्टॉक पाइल अप होगा प्रोड्यूसर्स के पास, इसी चीज को कहते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ जाएगा क्योंकि हद से ज़्यादा स्टॉक बढ़ रहा है वेयर हाउस में. ठीक है, हद से ज़्यादा वेयर हाउस में स्टॉक बढ़ रहा है, इस वजह से प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ जाएगा. और प्रोडक्शन अगर वो कम करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. इकोनॉमी जो होगी वो लो लेवल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. क्लियर है मैम? yes sir. क्लियर है? क्लियर है ना? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रीजंस फॉर डिफिशिएंट डिमांड. रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड. पहला रीजन है, अच्छा वो जो थे नहीं एक्सेस डिमांड के रीजंस, उसके ठीक उल्टा होगा. ठीक है, एक्सेस डिमांड के जो रीजंस थे उसका ठीक उल्टा होगा. याद करने में इसी से आसानी रहेगी. एक्सेस डिमांड का पहला रीजन क्या था, इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना. इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो इसका पहला रीजन होगा डिक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका पहला रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फुल स्टॉप. तो डेफिशिएंट डिमांड क्यों अकर करती है, क्योंकि कंजम्पशन कम कर रहे हैं लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो डिमांड कम करेंगे. डिमांड कम करेंगे, क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रहा है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट उसका क्या था, एक्सेस डिमांड का रीजन का, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. क्या था, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. तो इसका सेकंड रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इसका सेकंड रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट.
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे कम हो रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड लोग कम कर रहे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड अकर कर रहा है इकोनॉमी में। क्लियर है? थर्ड रीजन उसका क्या था मैम? थर्ड रीजन एक्सेस डिमांड का क्या था? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या था? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका थर्ड रीजन क्या होगा? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या होगा थर्ड रीजन? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार लोगों पे कम खर्चा कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया, सरकार ने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो लोग डिमांड कम कर लेंगे, डिमांड कम करेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की एक सिचुएशन अगर करेगी इकोनॉमी में, डेफ्लेशन अगर करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सेस डिमांड का चौथा कारण क्या था? इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। क्या था? इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। तो डेफिशिएंट डिमांड का चौथा रीजन क्या है? डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। डेफिशिएंट डिमांड का चौथा रीजन क्या है? डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं देश में, ठीक है, एक्सपोर्ट्स वगैरह, नेट एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं देश में, इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी कम क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड अगर कम क्रिएट हो रही है तो उससे क्या होगा? डिफ्लेशन अगर करेगा इकोनॉमी में, डिफ्लेशन अगर करेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है, अब पांचवा कारण क्या था एक्सेस डिमांड का? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या था? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो डेफिशिएंट डिमांड का पांचवा कारण क्या होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई। छठा कारण क्या था एक्सेस डिमांड का? डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, डिक्रीज इन टैक्सेस। तो डेफिशिएंट डिमांड का छठा कारण क्या होगा? इंक्रीज इन टैक्सेस। डेफिशिएंट डिमांड का छठा कारण क्या होगा? इंक्रीज इन टैक्सेस। क्लियर है? यस सर। याद करना, कोरिलेट करके बड़ा इजी है इसको। ठीक है, क्लियर है मैम? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यस। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट एक्सेस डिमांड का क्या था? प्राइस बढ़ रहे थे, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा? फॉल इन इनकम, कॉमा, प्राइसेस इन द इकोनॉमी, फुल स्टॉप। फॉल इन इनकम, कॉमा, प्राइसेस इन द इकोनॉमी, फुल स्टॉप। लोगों की इनकम कम हो रही है इकोनॉमी में, इनकम कम हो रही है तो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के दाम भी कम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लोगों की इनकम साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज के दाम भी कम हो रहे हैं, दोनों चीजें कम हो रही हैं डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में। सेकेंड इफेक्ट क्या था मैम एक्सेस डिमांड का? सेकेंड इफेक्ट क्या था एक्सेस डिमांड का? प्रोड्यूसर्स को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होता था। प्रोड्यूसर्स को क्या था? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होता था। डेफिशिएंट डिमांड का सेकेंड इफेक्ट होगा प्रोड्यूसर्स में इनकर लॉसेस, फुल स्टॉप। डेफिशिएंट डिमांड का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? प्रोड्यूसर्स में इनकर लॉसेस, फुल स्टॉप। प्रोड्यूसर्स को लॉसेस हो सकते हैं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम हो रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के लिए मार्केट में सप्लाई करना क्या है? लॉस की चीज हो रही है, नुकसान की चीज हो रही है, और कब तक आदमी नुकसान सहेगा? ठीक है, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को। ठीक है, और तीसरा कारण क्या था एक्सेस डिमांड के इफेक्ट का? तीसरा इफेक्ट क्या था एक्सेस डिमांड का? कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर क्या होती थी? घट जाती थी। कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर घट जाती थी। तीसरा इफेक्ट डेफिशिएंट डिमांड का क्या होगा? कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर विल इंक्रीज। तीसरा इफेक्ट क्या है डेफिशिएंट डिमांड का? कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, फुल स्टॉप। क्लियर है मैम? यस सर। क्लियर है पूरा? एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड दोनों क्लियर है? यस सर।
और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है मैम, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। पूरा हम लोगों ने आपकी बुक में जितनी यूनिट्स होंगी सब कवर कर लिया है आपने, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। कोई डाउट है अभी कि नहीं? सर अभी पढ़ा ही नहीं है। कब पढ़ोगी? तो नेशनल इनकम से तो छुट्टी मिले, हम तो वही लगाते रहते हैं दिन भर बैठ के। हैं? मुझे लग रहा है आप 24 घंटे नेशनल इनकम लगाती हो क्या?